भाग 9। ये तो सहस्त्र रजनी चरित्र व 1001 नाइट्रस के किस्से जैसा लग रहा है, अंग्रेज ने कहा, जो कीमियागर से मिलने के लिए उतावला हो रहा था। वे उन बच्चों से घिरे हुए थे जो नवागंतुकों और जानवरों को देखने के कौतूहल से भरे हुए थे। नखलिस्तान के लोग उनसे जानना चाहते थे कि क्या उन्होंने कोई जंग होते देखी थी, और औरतों में उन कपड़ों तथा बेशकीमती रत्नों को देखने की होड़ लगी हुई थी जो कारवा के सौदागर लेकर आए थे। रेगिस्तान की खामोशी एक दूर का सपना बन चुकी थी। कारवा के मुसाफिर लगातार बतिया रहे थे, हंस रहे थे और चीख पुकार मचा रहे थे, जैसे वे किसी रूहानी दुनिया से निकलकर इंसानों की दुनिया में आ पहुंचे हों। वे आजादी और खुशी महसूस कर रहे थे। जब वे रेगिस्तान में थे तो हर तरह की सावधानी बरतते रहे थे, लेकिन उस ऊंट हाँकने वाले ने लड़के को समझाया कि नखलिस्तानों को तटस्थ इलाकों के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वहां ज्यादातर औरतें और बच्चे रहते हैं। पूरे रेगिस्तान में नखलिस्तान थे, लेकिन रेगिस्तान में कबीले आपस में लड़ते हैं और नखलिस्तानों को शरण स्थलों के रूप में छोड़ देते हैं। कारवा के सरदार ने कुछ मुश्किल से अपने आदमियों को एकत्र किया और उन्हें निर्देश दिए। उसने कहा कि समूह के सभी लोगों को कबीलों की तकरार खत्म होने तक नखलिस्तान में ही रहना होगा। चूंकि हम मेहमान हैं, इसलिए हमें वहां के लोगों के साथ उन्हीं की रिहाइशों में ही रहना होगा और वे हमें रहने की भरसक बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएंगे। ये मेहमानवाजी का उसूल है। फिर उसने अपने पहरेदारों समेत हर किसी को अपने अपने हथियार कबीलों के सरदारों द्वारा नियुक्त लोगों के हवाले कर देने को कहा। ये युद्ध के नियम हैं, उसने समझाया। इन नियमों के मुताबिक नखलिस्तान में फौजों या फौजी टुकड़ियों को पनाह नहीं दी जा सकती। लड़के ने आश्चर्य के भाव से देखा कि अंग्रेज ने अपने बैग से एक क्रोम प्लेटेड रिवॉल्वर निकालकर उस आदमी को सौंप दी जो हथियार जमा कर रहा था। यह रिवॉल्वर क्यों? उसने पूछा। इसने लोगों पर भरोसा करने में मेरी मदद की थी, अंग्रेज ने जवाब दिया। इस बीच लड़के ने अपने खजाने के बारे में सोचा। वो अपने सपने के पूरा होने के जितने ही करीब पहुंचता जा रहा था, हालात उतने ही मुश्किल होते जा रहे थे। ऐसा लगता था कि जिसे उस बूढ़े राजा ने शुरुआत करने वाले की किस्मत का नाम दिया था, वो अब काम नहीं कर रही थी। अपने सपने का पीछा करने की प्रक्रिया में उसे लगातार अपनी जिद और साहस की परीक्षा देनी पड़ रही थी। इसलिए वो न तो हड़बड़ी से काम ले सकता था और न उतावलेपन से अगर वो जल्दबाजी कर आगे बढ़ता तो ईश्वर द्वारा रास्ते में छोड़े गए संकेतों और शगुनों को देखने से चूक जाता। ईश्वर ने उनको मेरे रास्ते में रख दिया था। इस ख्याल से वो चकित हो उठा। अब तक भविष्य सूचक संकेतों को वो सांसारिक चीजों की तरह देखता आया था, खाने और सोने जैसी चीजों की तरह, या प्रेम की तलाश करने या कोई रोजगार हासिल करने जैसी चीज की तरह। उसने उनको कभी उस भाषा की तरह देखा ही नहीं था जिनका इस्तेमाल ईश्वर ये संकेत देने के लिए करता था कि उसे क्या करना चाहिए। उतावलापन मत दिखाओ, उसने एक बार फिर खुद से कहा, उसी तरह जैसा उस ऊंट हौंकने वाले ने कहा था, जब खाना खाने का वक्त हो तब खाना खाओ, और जब आगे बढ़ने का वक्त हो तब आगे बढ़ो। उस पहले दिन अंग्रेज समेत हर कोई थकान की वजह से सो गया। लड़के को अपने दोस्त से दूर एक तंबू में उसी की उम्र के 5 दूसरे नौजवानों के साथ जगह दी गई थी। वे सब रेगिस्तान के रहने वाले थे और विशाल नगरों से संबंधित उसके किस्सों को सुनने के लिए बेताब थे।
लड़के ने उन्हें गडरिये के रूप में बिताई गई अपनी जिंदगी के बारे में बताया, और अभी वो क्रिस्टल की दुकान के अपने तजुर्बों के बारे में बताने ही वाला था कि तभी तंबू में वो अंग्रेज आ गया। मैं पूरी सुबह तुम्हें खोजता रहा हूं, उसने लड़के को बाहर लाते हुए कहा। मुझे कीमियागर के ठिकाने का पता लगाने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। पहले उन्होंने खुद ही उसे ढूंढने की कोशिश की। उनका ख्याल था कि कीमियागर संभवतः नखलिस्तान के दूसरे लोगों से अलग ढंग से रहता होगा, और इस बात की पूरी संभावना थी कि उसके तंबू में लगातार चूल्हा जलता रहता हो। उन्होंने हर कहीं तलाश की और पाया कि वो नखलिस्तान उससे कहीं बहुत ज्यादा बड़ा था जितने की उन्होंने कल्पना की थी। उसमें सैकड़ों तंबू थे। हमने लगभग पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अंग्रेज ने लड़के के साथ एक कुएं के करीब बैठते हुए कहा, शायद ये बेहतर होगा कि हम किसी से पूछें। लड़के ने सुझाव दिया। अंग्रेज नहीं चाहता था कि वो किसी को बताता कि वो नखलिस्तान में क्यों आया था, और इसलिए लड़के के सुझाव से पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा था। लेकिन अंततः वो उससे सहमत हुआ, और चूंकि लड़का उससे बेहतर ढंग से अरबी बोलना जानता था, इसलिए उसने लड़के से ही ये पूछताछ करने को कहा। लड़का एक औरत के पास पहुंचा जो बकरे के चमड़े से बनी छागल में कुएं से पानी भरने आई थी। सलाम वालेकुम मोहतरमा, मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस नखलिस्तान में कीमियागर कहाँ रहता है। औरत ने कहा, मैंने ऐसे किसी आदमी के बारे में कभी नहीं सुना, और इतना कहकर वो तेजी से चली गई। लेकिन भागने के पहले उसने लड़के को सलाह दी कि वो काला बुर्का पहने औरतों से बात करने की कोशिश न करे, क्योंकि वे शादीशुदा औरतें होती हैं। उसको रवायत का लिहाज करना चाहिए। अंग्रेज को निराशा हुई। उसे लगा कि उसने इतना लंबा सफर बेकार ही किया। लड़का भी उदास था। उसका दोस्त अपनी नियति की तलाश कर रहा था, और जब कोई इस तरह की तलाश में होता है तो सारी कायनात उसकी कामयाबी के लिए उसकी मदद करती है। बूढ़े राजा ने यही तो कहा था। उसकी बात गलत तो नहीं हो सकती। मैंने इसके पहले कभी कीमियागर के बारे में नहीं सुना था, लड़के ने कहा। हो सकता है यहां भी किसी ने न सुना हो। अंग्रेज की आंखें चमक उठीं। अब समझ में आया, मुमकिन है यहां कोई जानता ही न हो कि कीमियागर क्या होता है। ये पता लगाऊं कि यहां ऐसा कौन है जो लोगों की बीमारी ठीक करता है। काला बुर्का पहने कई औरतें पानी भरने कुएं पर आईं, लेकिन अंग्रेज के जोर दिए जाने के बावजूद लड़के ने उनमें से किसी से बात नहीं की। फिर एक आदमी वहां आया। क्या आप यहां ऐसे किसी आदमी को जानते हैं जो लोगों का इलाज करता हो? लड़के ने पूछा। हमारा इलाज तो अल्लाह करता है, आदमी ने कहा। उसे देखकर साफ समझ में आता था कि वो अजनबियों से डरता था। क्या तुम्हें ओझाओं की तलाश है? उसने कुरान की कुछ आयतें बुदबुदाई और चला गया। एक और आदमी आया। वो पिछले के मुकाबले कुछ बुजुर्ग था और एक छोटी सी बाल्टी लिए हुए था। लड़के ने अपना सवाल दोहराया, तुम्हें इस तरह के आदमी की तलाश क्यों है? उस अरबी ने पूछा। क्योंकि मेरा दोस्त उससे मुलाकात करने कई महीनों लंबा सफर करके यहां आया है, लड़के ने कहा। अगर इस नखलिस्तान में ऐसा कोई आदमी है तो वो जरूर बहुत ताकतवर होगा। उस बुजुर्ग ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, अगर कबीलों के सरदार भी उससे मिलना चाहते हैं तो वे तक उससे नहीं मिल पाते। उससे तभी मुलाकात हो पाती है जब वो इसकी मंजूरी देता है। लड़ाई खत्म होने का इंतजार करो, उसके बाद कारवा के साथ रवाना हो जाओ। नखलिस्तान की जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश मत करो।
उसने कहा और वहां से चला गया। लेकिन अंग्रेज बहुत खुश था। वे सही दिशा में जा रहे थे। आखिरकार एक जवान औरत वहां आई जिसने काला बुर्का नहीं पहन रखा था। उसने कंधे पर एक घड़ा उठा रखा था और उसके सिर पर पर्दा था, लेकिन उसका चेहरा खुला हुआ था। लड़का कीमियागर के बारे में पूछने के लिए उसके पास पहुंचा। उस क्षण उसे लगा जैसे समय थम गया हो और कायनात की रूह उसके भीतर उमड़ पड़ी हो। जब उसने उसकी काली आंखों में देखा और देखा कि उसके होंठ हंसी और खामोशी के बीच ठिठके हुए थे, तो उसे उस भाषा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझ में आ गया जो सारी दुनिया बोलती थी, वो भाषा जिसे पृथ्वी का हर आदमी अपने हृदय से समझ सकता था। ये प्रेम था, वह चीज जो मनुष्यता से भी पहले की थी, रेगिस्तान से भी ज्यादा प्राचीन थी। एक ऐसी चीज जो जब भी कभी दो जोड़ी आंखें मिलती है तो हमेशा एक जैसी ऊर्जा पैदा करती है, उसी तरह जैसा इस वक्त इस कुएं पर हो रहा था। वो मुस्कराई और ये निश्चय ही एक भविष्य सूचक संकेत था, वो शगुन जिसका वह जीवन भर इंतजार करता रहा था, तब भी जबकि वो नहीं जानता था कि वो उसका इंतजार कर रहा है। वो शगुन जिसकी तलाश वो अपनी भेड़ों के साथ और अपनी पुस्तकों में करता रहा था, जिसकी तलाश वो क्रिस्टलों में और रेगिस्तान की खामोशी में करता रहा था। ये विशुद्ध विश्व भाषा थी। इसके लिए किसी व्याख्या की जरूरत नहीं थी। ठीक उसी तरह जैसे अनंत काल में यात्रा करते इस ब्रह्मांड को किसी व्याख्या की जरूरत नहीं है। उस क्षण लड़के ने अनुभव किया कि वो अपने जीवन की अद्वितीय स्त्री के करीब था, और उस लड़की ने भी बिना किन्हीं शब्दों के ठीक वैसी ही चीज को पहचान लिया। अपने इस अनुभव पर उसे जितना यकीन था उतना दुनिया की किसी चीज पर नहीं था। उसके माँ बाप और दादा दादी ने उससे कह रखा था कि किसी भी व्यक्ति के प्रति वचनबद्ध होने से पहले उसे उससे प्रेम करना और उसको अच्छी तरह समझना जरूरी है। लेकिन मुमकिन है कि इस तरह सोचने वाले लोगों ने सार्वभौमिक भाषा को कभी जाना ही न हो, क्योंकि जब आप इस भाषा को समझ लेते हैं तो ये समझना आसान हो जाता है कि कोई है जो इस दुनिया में आपका इंतजार कर रहा है, भले ही वो जगह रेगिस्तान के बीच या किसी विशाल नगर में क्यों न हो। और जब ऐसे दो इंसान एक दूसरे से टकराते हैं और उनकी नजरें आपस में मिलती है, तो गुजरा हुआ वक्त और आने वाला वक्त अपनी अहमियत खो देता है। होता है सिर्फ वो अद्वितीय क्षण और ये अविश्वसनीय यकीन की सूरज के तले जो कुछ भी है वो एक ही हाथ का लिखा हुआ है। यही वो हाथ है जो प्रेम जगाता है और व्यक्ति के लिए उसकी एक जुड़वा आत्मा उत्पन्न करता है। ऐसे प्रेम के बिना व्यक्ति के सपने बेमानी होते हैं। मकतूब, लड़के ने सोचा। अंग्रेज ने लड़के को झकझोरा। कहाँ खोए हो? उससे पूछो। लड़का लड़की के और करीब गया और जब वो मुस्कराई तो वो भी मुस्करा दिया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। फातिमा, लड़की ने नजरें चुराते हुए कहा। मेरे देश की भी कुछ स्त्रियां इस नाम से पुकारी जाती है। ये पैगंबर की बेटी का नाम है, फातिमा ने कहा। हमलावर इस नाम को हर कहीं ले गए। हमलावरों की बात उस खूबसूरत लड़की ने बहुत से कही थी। अंग्रेज ने उसको कोंचा और लड़के ने लड़की से उस आदमी के बारे में पूछा जो लोगों का इलाज करता था। ये वो इंसान है जो इस कायनात के सारे राज जानता है, उसने कहा। वो रेगिस्तान के जिन्नों से बातें करता है। जिन्नों को शुभ और अशुभ दोनों तरह की रूहों के रूप में जाना जाता था। और लड़की ने दक्षिण की ओर इशारा करते हुए
संकेत किया कि वो विचित्र इंसान वहां रहता है। इसके बाद उसने अपना घड़ा पानी से भरा और वहां से चली गई। अंग्रेज भी नदारद हो गया था। वो कीमियागर की तलाश में निकल गया था और लड़का देर तक उस कुएं के करीब बैठा टेरिफा के उस दिन को याद करता रहा जब लिवेंटर समीर उस लड़की की खुशबू लेकर आया था। और तब उसे एहसास हुआ कि वो उस लड़की को तब से प्यार करता रहा है जब उसे उसके वजूद के बारे में भी पता नहीं था। वो जानता था कि उस लड़की के प्रति उसका प्रेम उसे दुनिया के हर खजाने को खोजने में सक्षम बना देगा। अगले दिन उस लड़की से मिलने की उम्मीद में लड़का कुएं पर लौटा, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां अंग्रेज था जो रेगिस्तान की ओर ताक रहा था। मैंने दोपहर के बाद से लेकर पूरी शाम भर इंतजार किया, उसने कहा। वो आकाश में शाम के पहले सितारों के उदय होने के साथ ही प्रकट हुआ। मैंने उसे बताया कि मुझे किस चीज की तलाश है और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कभी रांगे को सोने में बदला है। मैंने उससे कहा कि मैं वही सीखने तो यहां आया हूं। उसने मुझसे कहा कि मुझे वैसा करने की कोशिश करनी चाहिए। बस उसने इतना ही कहा, जाओ और कोशिश करो। लड़के ने कुछ नहीं कहा। बेचारे अंग्रेज ने इतना लंबा सफर तय किया और हासिल ये रहा कि उससे फिर से वही करने को कहा गया जो वो पहले ही कई बार कर चुका था। तो कोशिश करिए, उसने अंग्रेज से कहा। मैं वही करने जा रहा हूं। मैं अभी शुरू करता हूं। अंग्रेज के जाते ही फातिमा आई और उसने गागर में पानी भरा। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहने आया हूं, लड़के ने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बीवी बन जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूं। लड़की के हाथ से गागर छूट गई और उसका पानी छलक गया। मैं हर रोज यहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने ये रेगिस्तान एक खजाने की तलाश में पार किया है जो पिरामिडों के आसपास कहीं है, और ये जंग मुझे एक शाप की तरह लग रही थी, लेकिन अब ये एक वरदान है क्योंकि इसकी वजह से मैं तुम तक पहुंचा हूं। जंग तो एक दिन खत्म हो जाने वाली है, लड़की ने कहा। लड़के ने अपने चारों ओर खड़े खजूर के वृक्षों की ओर देखा। उसने खुद को याद दिलाया कि वो एक गडरिया हुआ करता था और फिर से गडरिया बन सकता है। फातिमा उसके खजाने से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। कबीलों के लोग हमेशा खजानों की तलाश में होते हैं। लड़की ने कुछ इस तरह कहा जैसे उसने अंदाजा लगा लिया हो कि वो क्या सोच रहा है, और रेगिस्तान की औरतें अपने कबीलों के लोगों पर फक्र करती हैं। उसने अपनी गागर फिर से भरी और चली गई। लड़का फातिमा से मिलने रोज कुएं पर जाने लगा। उसने लड़की को गडरिये के रूप में बिताए गए अपने जीवन के बारे में, राजा और क्रिस्टल की दुकान के बारे में बताया। उनमें दोस्ती हो गई और जो 15 मिनट वो उसके साथ बिताता था, उनके अलावा हर दिन उसे पहाड़ की तरह लगने लगा। जब उसको नखलिस्तान में रहते लगभग 1 महीना हो गया तो कारवा के सरदार ने उन सब लोगों की बैठक बुलाई जो उसके साथ यात्रा कर रहे थे। हम नहीं जानते कि जंग कब खत्म होगी, इसलिए हम अपना सफर जारी नहीं रख सकते, उसने कहा। ये लड़ाइयां लंबे समय तक जारी रह सकती है, हो सकता है सालों जारी रहें। दोनों तरफ तगड़ी फौजें हैं और ये जंग दोनों फौजों के लिए महत्वपूर्ण है। ये बुराई के खिलाफ अच्छाई की लड़ाई नहीं है, ये उन ताकतों के बीच की जंग है जो सत्ता के संतुलन के लिए लड़ रही है। और जब इस तरह की जंग शुरू होती है तो ये दूसरी लड़ाइयों के मुकाबले लंबे समय तक खिंचती है, क्योंकि अल्लाह दोनों की तरफ होता है। लोग जहां रह रहे थे वहां वापस चले गए और लड़का उस दोपहर बाद फातिमा से मिलने गया।
उसने उसे सुबह की बैठक के बारे में बताया। फातिमा ने कहा, हमारी मुलाकात के अगले ही दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे प्यार करते हो। फिर तुमने मुझे संसार की साझा जुबान के बारे में और कायनात की रूह की के बारे में तालीम दी। इस सब की वजह से मैं तुम्हारा हिस्सा बन गई हूं। लड़के ने उसकी आवाज को सुना और वो उसे उस आवाज से भी ज्यादा मधुर लगी जो खजूर के वृक्षों से गुजरती हवा से पैदा हो रही थी। मैं यहां इस नखलिस्तान में लंबे अरसे से तुम्हारा इंतजार करता रहा हूं। मैं अपने गुजरे हुए कल के बारे में भूल चुका हूं, अपनी रवायतों के बारे में भूल चुका हूं और उस ढंग को भूल चुका हूं जिस ढंग से रेगिस्तान के मर्द औरतों से बर्ताव की उम्मीद करते हैं। मैं बचपन से ही ये ख्वाब देखता रहा हूं कि रेगिस्तान मुझे कोई गजब का तोहफा देगा। अब मेरा तोहफा आ चुका है और वो तुम हो। लड़का उसका हाथ अपने हाथ में लेना चाहता था, लेकिन फातिमा के हाथ गागर को थामे हुए थे। तुमने मुझे अपने ख्वाबों के बारे में, बूढ़े बादशाह के बारे में और अपने खजाने के बारे में बताया है, और तुमने मुझे शगुनों के बारे में भी बताया है। इसलिए अब मुझे किसी बात का खौफ नहीं है, क्योंकि वही शगुन तो तुम्हें मेरे पास लाए हैं और मैं तुम्हारे ख्वाबों का हिस्सा हूं, उस चीज का हिस्सा हूं जिसे तुम नियति कहते हो। इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो। अगर तुम्हें जंग के खत्म होने तक इंतजार करना पड़े तो इंतजार करो, लेकिन अगर तुम्हें उसके पहले भी जाना पड़े तो तुम अपने ख्वाब को पूरा करने जाओ। रेत के टीले हवा की वजह से बदलते रहते हैं, लेकिन रेगिस्तान कभी नहीं बदलता। एक दूसरे के लिए हमारा प्यार भी ऐसा ही होगा। मकतूब, वो बोली, अगर मैं वाकई तुम्हारे ख्वाब का हिस्सा हूं तो तुम एक दिन वापस आओगे। उस दिन वहां से विदा लेते हुए लड़का उदास था। उसने उन तमाम शादीशुदा गडरियों के बारे में सोचा जिनको वो जानता था। जब उन्हें दूर मैदानों में जाना होता था तो इसके लिए अपनी बीवियों को तैयार करने में उन्हें बहुत मुश्किल पेश आती थी। प्यार उनसे मांग करता था कि वे उन्हीं लोगों के साथ रहते जिनको वे प्यार करते थे। ये बात उसने फातिमा को अपनी अगली मुलाकात में बताई। रेगिस्तान हमारे मर्दों को हमसे छीन लेता है और वे हमेशा लौट ही आते हो। ऐसा नहीं होता, उसने कहा। हम ये जानते हैं और हमें इसकी आदत है। जो नहीं लौटते वे बादलों में समा जाते हैं, उन जानवरों में शामिल हो जाते हैं जो खोह में छिपे रहते हैं या उस पानी में मिल जाते हैं जो धरती से फूटकर निकलता है। वे सब कुछ का हिस्सा बन जाते हैं। वे कायनात की रूह बन जाते हैं। कुछ वापस आ जाते हैं और दूसरी औरतें खुश हो जाती हैं, क्योंकि उनको भरोसा हो जाता है कि एक दिन उनके मर्द भी वापस लौट आएंगे। मैं ऐसी औरतों की ओर देखती थी और उनकी खुशी पर ईर्ष्या करती थी। अब मैं भी उन्हीं औरतों की तरह इंतजार करूंगी। मैं एक रेगिस्तानी औरत हूं और मुझे इसका फक्र है। मैं अपने पति को उसी तरह आजाद भटकते हुए देखना चाहती हूं जैसे वो हवा भटकती है, जो रेत के टीलों को शक्ल देती है। और अगर जरूरी हुआ तो मैं इस सच्चाई को मंजूर कर लूंगी कि वो बादलों में और जानवरों में और रेगिस्तान के पानी में समा गया है। लड़का अंग्रेज की तलाश में निकल गया। वो उसे फातिमा के बारे में बताना चाहता था। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अंग्रेज ने अपने तंबू के बाहर एक भट्टी तैयार कर ली थी जिसमें लकड़ियां जल रही थी और उसके ऊपर एक पारदर्शी कुप्पी तप रही थी। जब अंग्रेज ने रेगिस्तान की ओर देखा तो उसकी आंखें उससे ज्यादा चमकती लग रही थी जितनी वे तब चमकती थी जब वो पुस्तकें पढ़ रहा होता था। ये उस काम का पहला चरण है
उसने कहा, मुझे गंधक को अलग करना होगा। इसे कामयाब ढंग से करने के लिए मुझे नाकामयाबी का कोई डर नहीं होना चाहिए। ये नाकामयाबी का मेरा डर ही था जिसने मुझे पहले उस महान कृति को गढ़ने से रोक रखा था। अब मैं उस काम की शुरुआत कर रहा हूं जो मुझे 10 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने कम से कम 20 साल तो इंतजार नहीं किया। वो लगातार आग में लकड़ियां झोंकता रहा और लड़का तब तक वही रुका रहा जब तक कि रेगिस्तान डूबते सूरज की रोशनी से गुलाबी नहीं हो गया। उसकी बहुत प्रबल इच्छा हुई कि वो रेगिस्तान में जाकर पता लगाए कि कहीं उसकी खामोशी में ही तो उसके सवालों के जवाब नहीं है। वो नखलिस्तान के खजूर के दरख्तों को अपनी नजरों की जद में बनाए रखते हुए कुछ दूर तक भटकता रहा। उसने हवा की आवाज सुनी और अपने पैरों तले कंकड़ों को महसूस किया। उसे जहां तहां कोई सीपी दिखाई दे जाती और तब उसे समझ में आया कि किन्हीं प्राचीन युगों में वो रेगिस्तान समुद्र रहा था। वो एक पत्थर पर बैठ गया और खुद को ढीला छोड़ दिया ताकि क्षितिज उसे सम्मोहित कर सके। उसने प्रेम की अवधारणा को स्वामित्व से भिन्न रूप में देखने की कोशिश की और दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सका। लेकिन फातिमा एक रेगिस्तानी स्त्री थी और उसको समझने में अगर कोई चीज मदद कर सकती थी तो वो रेगिस्तान ही कर सकता था। वो वहां बैठा हुआ सोच रहा था कि तभी उसे ऊपर किसी हलचल का एहसास हुआ। उसने ऊपर देखा तो पाया कि आसमान में ऊंचाई पर बाजों का एक जोड़ा उड़ता चला जा रहा था। उसने उन बाजों को हवा में तैरते हुए देखा। उनकी उड़ान में हालांकि कोई साफ आकार नहीं था, तब भी लड़के को उसमें एक खास तरह के अर्थ का एहसास हुआ। सिर्फ इतना भर था कि वो उस अर्थ को पकड़ नहीं पा रहा था। वो अपनी निगाहों से उन परिंदों का पीछा करता रहा और उस उड़ान में कोई अर्थ तलाशने की कोशिश करता रहा। वो सोच रहा था कि मुमकिन है ये रेगिस्तानी परिंदे उसे स्वामित्व रहित प्रेम का अर्थ समझा सके। वो उनीदा महसूस करने लगा। अंदर ही अंदर वो जागते रहना चाहता था, लेकिन वो सोना भी चाहता था। मैं संसार की भाषा सीख रहा हूं और दुनिया की हर चीज में मुझे अर्थ दिखाई देना शुरू हो रहा है। बाजों की उड़ान तक में, उसने खुद से कहा, और उस मानसिक हालत में वो कृतज्ञ था कि उसे प्रेम हो गया था। जब तुम्हें किसी से प्रेम हो जाता है तो चीजें और भी अर्थवान लगने लगती हैं, उसने सोचा। अचानक उनमें से एक बाज ने आसमान में तेजी से छलांग लगाते हुए दूसरे बाज पर हमला किया। उसके ऐसा करते ही लड़के के दिमाग में एक आकस्मिक क्षणिक दृश्य कौंध गया। हाथों में तलवार उठाए घोड़ों पर सवार एक फौज नखलिस्तान में चली आ रही है। वो दृश्य तुरंत ही लुप्त हो गया था, लेकिन उसने उसको हिला दिया था। उसने लोगों को मरीचिकाओं, रेगिस्तान में पानी के भ्रम के बारे में बात करते हुए सुना था और खुद भी ऐसी मरीचिकाएं देख चुका था। वे लालसाएं थी जो अपनी तीव्रता की वजह से रेगिस्तान की रेत में एक आकार ले लेती थी। लेकिन उसकी ऐसी लालसा तो निश्चय ही थी कि कोई फौज नखलिस्तान पर हमला कर दे। वो दृश्य को भुला देना चाहता था और वापस अपने ध्यान की ओर लौटना चाहता था। उसने एक बार फिर रेगिस्तान की गुलाबी रंगतों और उसके पत्थरों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन कुछ था उसके हृदय में जो उसे इसकी गुंजाइश नहीं दे रहा था। हमेशा भविष्य सूचक संकेतों पर ध्यान दो, बूढ़े राजा ने कहा था। लड़के ने उस दृश्य में देखी गई चीजों को याद किया और महसूस किया कि वो वाकई होने जा रहा था। वो उठा
और खजूर के दरख्तों की दिशा में चल पड़ा। एक बार फिर उसे खुद से ताल्लुक रखने वाली चीजों में बहुत सी भाषाओं का बोध हुआ। इस बार रेगिस्तान महफूज था और नखलिस्तान खतरनाक हो उठा था। ऊंट हौंकने वाला खजूर के एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ सूर्यास्त देख रहा था। उसने रेत के टीलों के पार से लड़के को प्रकट होते देखा। एक फौज आ रही है, लड़के ने कहा। मुझे इल्हाम हुआ है। रेगिस्तान लोगों के दिलों को इल्हामों से भरता रहता है, ऊंट हौंकने वाले ने जवाब दिया। लेकिन लड़के ने उसे बाजों के बारे में बताया। मैं उनकी उड़ान देख रहा था और अचानक महसूस किया कि मैंने खुद ही कायनात की रूह में गोता लगा दिया है। ऊंट हौंकने वाला लड़के की बात समझ गया। वो जानता था कि पृथ्वी की कोई भी चीज उसकी सारी चीजों के इतिहास को उजागर कर सकती है। आप पुस्तक का कोई भी पन्ना खोल सकते हैं या किसी व्यक्ति का हाथ देख सकते हैं। ताश का कोई भी पत्ता पलट सकते हैं, परिंदों की उड़ान देख सकते हैं, कुछ भी देख ले। आप उसमें वर्तमान क्षण के अपने अनुभव का रिश्ता पा सकते हैं। दरअसल बात यह नहीं है कि वे चीजें अपने आप में कुछ उजागर करती हैं। बात सिर्फ इतनी है कि लोग अपने आसपास जारी घटनाओं को देखकर विश्व की आत्मा को भेदने का कोई तरीका हासिल कर सकते हैं। रेगिस्तान ऐसे पुरुषों से भरा हुआ था जो इस विश्व आत्मा को भेदने की अपनी सहजता के बल पर अपनी आजीविका कमाते थे। ऐसे लोग पीरो औलियाओं के नाम से जाने जाते थे और औरतें तथा बुजुर्ग उनसे खौफ खाते थे। कबीले के लोग भी उनसे परामर्श करने से बचते थे, क्योंकि अगर किसी को पहले से ही पता चल जाता कि जंग में उसका मारा जाना तय है, तो फिर उसके लिए जंग में कारगर ढंग से लड़ पाना असंभव हो जाता। कबीले के लोगों को जंग का स्वाद चखना और ये न जानने का रोमांच बेहतर लगता था कि जंग का नतीजा क्या होगा। आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, ये तो अल्लाह पहले ही लिख चुका था, और उसने जो कुछ भी लिख रखा था वो हमेशा ही इंसान की भलाई के लिए ही था। इसलिए कबीलों के लोग सिर्फ वर्तमान की खातिर ही जीते थे, क्योंकि वर्तमान आकस्मिकताओं से भरा हुआ था और उन्हें बहुत सी चीजों को लेकर सतर्क रहना होता था। दुश्मन की तलवार कहाँ है, उसका घोड़ा कहाँ है, जिंदा बने रहने के लिए तुम्हें किस तरह का अगला वार करना जरूरी है। ऊंट हौंकने वाला लड़ाकू नहीं था और वो पीरो अलियाओं से मशविरा कर चुका था। उनमें से कईयों की भविष्यवाणियां सही साबित हुई थी, जबकि कुछ की गलत साबित हुई थी। फिर एक दिन जिस सबसे बुजुर्ग, जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते थे, पीर को ऊंट हौंकने वाला तलाशता रहा था, उसने उससे पूछा, भविष्य में तुम्हारी इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों है? इसलिए ताकि मैं कुछ कर सकूं, उसने जवाब दिया, और इसलिए भी ताकि मैं उस होनी को बदल सकूं जिसको मैं होते नहीं देखना चाहता, लेकिन तब वे तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं होंगी। पीर ने कहा था, अच्छा, तो भविष्य के बारे में मैं शायद इसलिए जानना चाहता हूं ताकि जो कुछ होने वाला है उसके लिए मैं खुद को तैयार कर सकूं। अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो वो सुखद आश्चर्य होगा। पीर ने कहा, अगर बुरा होने वाला है और उसके बारे में तुम्हें पहले से पता चल जाता है, तो उसके होने के पहले ही तुम उसके बारे में सोचकर बहुत ज्यादा दुख उठाओगे। मैं भविष्य के बारे में इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि मैं एक आदमी हूं, ऊंट हौंकने वाले ने पीर से कहा, और आदमी भविष्य के आधार पर ही अपना जीवन जीते हैं। भाग 9 समाप्त।